नमस्कार, एक और क्राइम की कहानी के साथ स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों के सफ़र में। और आज की जो कहानी है वह है उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले से। बांदा ज़िले का ही एक गांव है और उस गांव में रहने वाले थे शिवनारायण निषाद। 18 जून 2021 की ये घटना है। इस रात शिवनारायण एक शादी में गए हुए थे। शादी का जो कार्यक्रम था, जिस घर में था उस घर में मंडप का कार्यक्रम हो रहा था। लड़की वालों का ये घर था और मंडप का कार्यक्रम शादी के कुछ समय पहले होता है। इसमें गांव के लोगों को ही शामिल किया जाता है। शिवनारायण भी मंडप के कार्यक्रम में गए थे और रात के 10 बजे के बाद वह वापस घर नहीं आए। और आज के दिन विशेष तौर पे इनके घर में केवल इनकी पत्नी ही थी, जिनका नाम दुलारी था। दुलारी जब देखती है 10 बजे के आसपास भी उसका पति वापस नहीं आया तो वो थोड़ा सा चिंतित होती है। चिंतित होने के बाद अब वह कोशिश करती है कि उनके पति के से किसी भी तरह से कांटेक्ट हो सके। और इन दोनों के दो बच्चे थे। एक था 20 साल का बेटा दीपक और एक 17 साल की बेटी राधा। संयोग से ये दोनों बच्चे भी आज पास के ही दूसरे गांव में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। अब दुलारी को जब कुछ समझ नहीं आया तो वह अपने बेटे को फ़ोन करके कहती है कि रात के 10 बजे से ज़्यादा हो चुके हैं और पापा अभी तक घर नहीं आए। दीपक इस बात में कहता है कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, थोड़ी देर में हो सकता है आ जाएं, पापा गांव का ही समारोह में गए हैं, हो सकता है लेट हो गए हों। माँ ये बता तो देती है लेकिन अब अपने पति के ना आने पे वो बेचैन होती है। थोड़ी देर और इंतज़ार करती है। अब रात का समय गहराता जा रहा था, 11-12 बज रहे थे। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो वह फिर दोबारा फ़ोन लगाती है, कहती है कि अभी तक पापा नहीं आए। तो बेटा यही कहता है कि आप चिंता मत करो, सुबह आ जाएंगे पापा, हो सकता है रात ज़्यादा हो गई हो और कार्यक्रम चल रहा हो इसलिए नहीं आए हो। तो माँ कहती ठीक है, मैं सुबह देखती हूँ। अब सुबह जब माँ देखती है कि 5-6 बज चुके हैं, पति नहीं आए हैं, तो जैसे ही दिन निकलता है वह तुरंत उस शादी समारोह में जाती है, उस मंडप समारोह में जाती है जहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा था। वहाँ पे जब पूछा जाता है, दुलारी कहती है कि शाम को मेरे पति शिवनारायण आए हुए थे, वो घर नहीं लौटे। तब गांव वाले यही कहते हैं कि शिवनारायण तो लगभग रात के 10 बजे यहाँ से चले गए थे और वह घर नहीं पहुँचे अभी तक, तो ये तो बड़ी चिंता की बात है। अब यही बात गाँव के उन जहाँ कार्यक्रम हो रहा था वहाँ के लोगों को पता चलती है, तो धीमे धीमे ये बात फैलती है। और इसी बीच दुलारी अपने बेटे को भी फ़ोन करके बताती है कि आज तो बेटा ये बात हो गई कि पापा तो घर से उस मंडप समारोह से निकले थे लेकिन घर नहीं आए और वो तो रात के 10 बजे ही निकल गए थे। जैसे ही दीपक को ये पता चलता है अब वह परेशान होता है। वह तुरंत अपनी बहन को लेकर गांव वापस आ जाता है। गांव आने के बाद दीपक अपने ताऊ के पास जाते हैं और अब ये सब लोग मिलकर शिवनारायण को ढूंढ रहे थे। अब ढूंढते हैं, एक दिन गुजर जाता है, इनको पता नहीं चलता। अब रिश्तेदारियों में फ़ोन लगाना प्रारंभ करते हैं। जो जो रिश्तेदार होता है उन सबको फ़ोन लगाया जाता है। दूसरे दिन अब 2 दिन गुजर चुके थे और रिश्तेदारियों में भी शिवनारायण का कोई पता नहीं चल रहा था। धीमे धीमे समय गुजरता है और जैसे ही तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन की बात है, तब तक एक काम और हो चुका था कि 2 दिन में इनको एक बात और पता चली थी कि जब पिताजी वापस लौट रहे थे तब इनके साथ 2 लोग और आए थे। उनका नाम था सूबेदार और चौथैया। सूबेदार और चौथैया इन दोनों से ही बातचीत की जाती है तो ये दोनों यही बताते हैं कि रात के 10 बजे हम तीनों मंडप से निकले थे और निकलने के बाद हम लोग गए थे पान की दुकान पे, लेकिन रात ज़्यादा हो गई थी, दुकान बंद थी। इस वजह से हम लोगों ने फिर उसके आगे आने वाले चौराहे से अपने अपने घर को रास्ता पकड़ ली और वापस आ गए। ये बात भी पता चल चुकी थी कि अब ये अकेले नहीं आए थे। इसके बाद जब तीसरा दिन था, ढूंढते ढूंढते तब सूबेदार को ही सुबह सुबह यमुना नदी के किनारे एक लाश मिलती है और जैसे ही उसे ये लाश यमुना के किनारे मिलती है वो तुरंत गांव वालों को सूचित करता है। गांव वाले भागे भागे आते हैं और जब ये देखते हैं तो ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी व्यक्ति की थी, शिवनारायण निषाद की। अब गांव में यह बात तुरंत फैल जाती है। उसकी पत्नी दुलारी दहाड़े मार मार कर रोती है और आती है, कहती है कि मेरे पति के साथ ये क्या कर दिया। इस बीच में जब 2 दिन का ये समय था, इसी बीच में जो शिवनारायण के 2 बेटियां और थी जिनकी शादी हो चुकी थी वो भी अपने मायके आ गई थी। अब घर में एकदम से मातम का माहौल हो जाता है।
जब सबको ये पता चलता है कि उनके परिवार का एक सदस्य चला गया है, तो ये आप भी समझ सकते हैं कि माहौल कैसा हो जाता है। यही सारी चीज़ें हो रही थी। अब पुलिस को बुलाया जाता है। मौके पर थाने के प्रभारी आते हैं, वो देखते हैं और देखने के बाद वो लाश को देखने के बाद उनका कहना यही होता है कि इस लाश को लगभग 2 दिन हो चुके हैं मरे हुए, क्योंकि जब बॉडी को पानी में फेंका जाता है, पानी में 24 घंटे के बाद वह लाश फूलती है, उसके बाद वो ऊपर आती है। तो यह घटना भी थाना प्रभारी ने यही कही कि लगभग 48 घंटे का ये जो हत्याकांड है या ये जो मृत्यु है वैसी, क्योंकि जो लाश मिली हुई थी उस लाश के हाथ पैर बंधे हुए थे और दोनों पैरों के बीच से डंडा लगा हुआ था, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही फ़ोटो मिली थी। अब जब ये सारी बातें हुई तो ये देखा गया कि हाँ, किसी ने इनकी हत्या की है। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया और जहाँ पर वो लाश मिली थी वहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे और पीछे पता किया कि कहीं कोई क्लू मिल जाए। जब पुलिस ये मुआयना कर रही थी तब उसे ये लगा कि यहाँ पर किसी भी बाइक या कार के कोई टायर के निशान नहीं थे। इसका मतलब है यहाँ पर लाश पैदल लाई गई। जहाँ वह ढूंढ रहे थे वहीं पे कुछ एक आध जगह पे ब्लड मार्क्स भी मिले। वहाँ पर चूड़ियाँ डली हुई थी। जब चूड़ियाँ डली थी तो पुलिस ने यही पूछा कि चूड़ियाँ किसकी हैं, तो सबने यही कहा कि ये चूड़ियाँ दुलारी की हैं, क्योंकि जैसे ही उसको पता चला था तो वह बहुत दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उसी में संभवतः ये चूड़ियाँ उसकी टूट कर बिखर गई। पुलिस मौके की नज़ाकत को समझती है, उन चूड़ियों को भी इकट्ठा करती है और जो ब्लड सैंपल्स थे उनको भी लेके फॉरेंसिक टीम के साथ भेज देती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और ये देखिए, पोस्टमार्टम होने के बाद आधे दिन का समय लगा था और तुरंत ये पता चल गया कि शिव नारायण की हत्या की गई है गला दबाकर, क्योंकि उसके फेफड़ों में पानी नहीं था और हत्या करने के बाद लाश को इस तरह से फेंका गया है। जो डंडा था और हाथ बंधे हुए थे उससे ये समझ में आ रहा था कि लाश को उठाने में इसका प्रयोग किया गया है, कि डंडे से उठाया गया है और यहाँ तक लेकर आया गया है। पुलिस अब रिश्तेदारों से और घर वालों से संपर्क करके पूछती है कि अब बताइए कि इनका किसी से विवाद था क्या। तो ऐसे तो कोई विवाद सामने नहीं आया, बस ये बात हुई थी कि 6 महीने पहले गांव के एक दुकानदार से इनका झगड़ा हुआ था। तो पुलिस उस व्यक्ति को, उस दुकानदार को थाने बुलाती है। साथ ही साथ इन 2 लोगों को, सूबेदार चौथैया और 2 लोगों को और जिन्होंने सुबह सुबह लाश देखी थी सूबेदार के साथ, उन लोगों को बुलाया जाता है। अब पुलिस उनसे नॉर्मल पूछताछ करती है, उनका जो अंदाज़ होता है उससे पता करने का कोशिश करती है। तब पुलिस ये देख लेती है कि दुकानदार ने यही कहा कि मेरा विवाद ज़रूर हुआ था, लेकिन विवाद इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें मैं किसी की हत्या कर दूं। और पुलिस जो फेशियल एक्सप्रेशन है, व्यक्ति का बिहेव है, उस सब से ये समझ जाती है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। तो ऐसे इन चारों लोगों से पूछताछ की और इसमें कुछ विशेष मिला नहीं। पुलिस उन सबको छोड़ देती है। इसके बाद पुलिस थोड़ा सा अपना जांच का दायरा दूसरी तरफ मोड़ती है। जब वह पूछताछ कर रही तब उसे यही पता चला था कि शिव नारायण रात के 10 बजे तक तो मंडप कार्यक्रम में था। उसके बाद वह घर वापस आया। घर वापस आने में भी आधे रास्ते तक उसके साथ उसके 2 साथी थे। इसके बाद वह अकेला आया। रात के 10 बजे के बाद शिव नारायण अपने घर आया था और जो दुलारी थी उसने सुबह, मतलब रात को भी अपने बेटे को बताया था। उसके बाद सुबह उसने पूरे गांव वालों को बताया। तो हो सकता है कि इसके साथ घटना इसके घर पर ही घटी हो। अब उसने उसकी पत्नी को ज़ीरो इन किया। पुलिस ने पत्नी के बारे में पता किया गया तो गांव वालों ने ये बताया कि इन्हीं के घर में एक व्यक्ति है जगभान सिंह। शिव नारायण के घर में जगभान सिंह का आना जाना था। जब जगभान सिंह के बारे में पता किया तो यही पता चला कि शिव नारायण जगभान सिंह के खेतों में बटाई का काम करता था और जगभान सिंह के खेतों का काम लिया था तो जगभान सिंह का आना जाना था। और इसी बीच में पुलिस को ये भी पता चला कि जगभान सिंह और दुलारी के बीच में भी शायद कुछ रिलेशनशिप है। पुलिस इस बारे में थोड़ा सा जब जीरो इन करती है तो वह जगभान सिंह की एक्टिविटी को चेक करती है। जगभान सिंह के घर पे पता करती है तो जगभान सिंह मिलते नहीं हैं। उनकी पत्नी से पुलिस बात करती है। तब पत्नी बताती है कि 18 जून की ही रात को जगभान सिंह भी किसी शादी समारोह में गए थे, लेकिन वह 6 बजे के आसपास चले गए थे और रात के 11:30 बजे लौटे थे। पुलिस उस चीज़ को नोट करती है कि 6 बजे से 11:30 बजे तक जगभान सिंह का लौटना। फिर वो बताती है कि गांव के ही एक और व्यक्ति थे, निषाद ही थे वो, उनकी 4 बेटियां भी जगभान सिंह के साथ गई थी
लेकिन वो 4 बेटियां जब मंडप में गई थी तो उसमें से 3 बेटियां तो वहीं रुक गई थी, एक बेटी जगवान सिंह के साथ वापस आई थी। वह अपने घर आई, जगवान सिंह ने उसे घर पर छोड़ा। घर पर छोड़ने के बाद जगवान सिंह वापस घर आए। जिस बेटी को अपने घर छोड़कर आए थे जगवान सिंह, पुलिस उससे संपर्क करती है तो वह बताती है कि हाँ, हम लोग शाम के 6 बजे गए थे और रात के 8 से 9 बजे के बीच में हम लोग घर आ गए थे और जगवान थोड़ी देर घर पर रुकने के बाद तुरंत चले गए थे। तो अब पुलिस को ये शक हुआ कि 9 बजे तक तो जगवान सिंह की एक्टिविटी पता है, लेकिन रात के 9 बजे के बाद जगवान सिंह रात के 11:30 बजे अपने घर पहुंचा था। तो बीच का 2.5 घंटा कहाँ गया। इसी बीच 1-2 दिन गुजरते हैं, जगवान सिंह आता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है। पुलिस के पास फैक्ट्स पहले से ही थे। पुलिस उससे जब पूछताछ करती है, जगवान सिंह पहले तो कहानी दूसरी बताता है। जब पुलिस उसके सामने फैक्ट रखती है कि 2.5 घंटे आप कहाँ थे, तब उसका जवाब उसके पास था नहीं। इसके बाद पुलिस दुलारी को बुलाती है, जगवान को बुलाती है और अलग अलग दोनों को कन्फ्रंट करती है। और वही पुलिसिया अंदाज डबल क्रॉस करने का काम कि हमें जगवान ने सब बता दिया है और जगवान से कहा कि दुलारी ने हमें सब बता दिया है। कहानी थोड़ी देर बाद टूट जाती है। जगवान सिंह हत्या करने की बात कबूल लेता है और वो जो कहानी सुनाता है वो मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी ये थी कि 45 ईयर्स के शिवनारायण निषाद अपने गांव में रहते थे और ये इनके पास खेती का ये इनके पास कुछ खेती थी, ये खेती भी करते थे। साथ ही साथ ये कुछ लोगों की खेत बटाई पर भी लेते थे। उन्हीं में से जगवान सिंह का खेत भी इन्होंने बटाई पर लिया था। बटाई पर लेने के बाद जगवान सिंह और बाकी जो बटाईदार हैं वो इनके घर आते थे, लेकिन जगवान सिंह का घर पर आना कुछ ज़्यादा था और जब इनका आना जाना ज़्यादा हुआ तो दुलारी से इनकी बातचीत हुई। बातचीत धीमे धीमे थोड़ा सा और नज़दीकियों में बढ़ गई और कब इन दोनों के बीच में इलिसिट रिलेशनशिप बन गई ये पता नहीं चला। अब एक बार जगवान और दुलारी के इस रिलेशनशिप के बारे में शिवनारायण को पता चला। उसने इसके लिए मना किया, बहुत नाराज़ हुआ, उसने मना भी किया। उसने जगवान से भी घर आने के लिए मना किया। ऐसे में जगवान का घर आने की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कुछ कम हो गई, हालांकि बंद नहीं हुई थी लेकिन कम हो गई। इसी बीच यही हुआ कि 1 साल पहले जगवान ने आपस में जब इनके बीच में तनाव चल रहा तो जगवान ने बटाई पर अपना खेत नहीं दिया। इससे शिवनारायण और इनके बीच में जो आपस का तनाव था वो और बढ़ गया, विवाद और बढ़ गया। अब ये सारी चीज़ें हुई। इसी बीच दुलारी को भी ये फील हुआ कि अब जगवान का आना जाना बंद हुआ तो दुलारी को इससे प्रॉब्लम हुई। तो अब ये दोनों यही चीज़ सोचने लगे किसी भी तरह से शिवनारायण को रास्ते से हटा देना चाहिए हमें। अब ये लोग मौका देख रहे थे और वो मौका आया 18 जून की रात का, जब शिवनारायण शादी में गया था। तब जगवान 9 बजे के बाद शिवनारायण के घर ही आया था। रात के 10 बजे जब शिवनारायण अपने घर आया था तब उसने दुलारी और जगवान को दोनों को एक साथ देख लिया अपने घर पर। वह नाराज़ हुआ, उसने दुलारी के साथ थोड़ी मारपीट की और जगवान सिंह के साथ गाली गलौज की। अब ये सारी चीज़ें चली रही थी, तभी संयोग ये हुआ कि दुलारी के दोनों बच्चे घर पर नहीं थे। तो दुलारी और जगवान ने दोनों ने मिल के शिवनारायण को बिस्तर पर गिरा दिया और इसका गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अब इन्हें ये लगा कि लाश कहाँ छुपाई जाए। जब बाहर का माहौल देखा तो उस समय शादी ब्याह का माहौल चल रहा था, तो बाहर ले जाना, किसी बॉडी को बाहर ले जाना आसान नहीं था। तो ये लोग जिस खाट पर इसकी हत्या की थी उसी खाट के नीचे इसकी बॉडी को रख देते हैं और जगवान अपने घर चला जाता है 11:30 बजे। इसके बाद जब सब सो जाते हैं तब ये रात के 2 बजे उठता है और दुलारी के घर आकर ये जगवान के हाथ पैर बांध के दोनों और पैरों के बीच में डंडा लगा के ये ले जाते हैं और लाश को नदी में फेंक देते हैं। इसी दौरान जब ये नदी में फेंक रहे थे तो किनारे पर दुलारी की कुछ चूड़ियाँ गिर गई थी। पुलिस ने इन चूड़ियों का भी यूज़ किया था दुलारी को कन्फ्रंट करने में। तो ये सारी चीज़ें जब हुई थी और इन्होंने लाश फेंक दी थी, 2 दिन के बाद जब लाश नीचे से ऊपर आई तब ये पता चला कि इसकी हत्या हो गई है। और अब इन दोनों ने जुर्म कबूल किया था तो पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। बाकी की कार्रवाई आगे की। तो आज की जुर्म की कहानी यहीं तक थी। आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइएगा। और हम देख रहे हैं कि इलिसिट रिलेशन को लेके कई बार हत्या जैसे मामले सामने आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में यही कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों का परिवार वालों के साथ बैठ कर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें कब वर्स हो जाती हैं किसी को पता नहीं चलता। तो ये कहानी यहीं तक। आपको मैं यही सलाह दूंगा कि थोड़ा सा अवेयर रहें अपने अड़ोस पड़ोस और बाकी चीज़ों के बारे में। और आगे हमारे कहानियों को और सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आज की कहानी यहीं तक, धन्यवाद।